जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। दोस्तों 26 नवंबर 2008 को भारत पर कुछ आतंकवादियों ने एक ऐसा हमला किया जिससे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। इस हमले को 26/11 के टेररिस्ट अटैक्स के नाम से भी जाना जाता है और इसके जवाब में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन किया उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से और किन परिस्थितियों में उन आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला किया था और किस तरह से बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करते हुए हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को सक्सेसफुली अंजाम दिया था। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करते ही क्यों हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ऐसी है कि पाकिस्तान ने कई बार कोशिश करी। जब से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ है तब से ही पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव रहा है भारत की बर्बादी, और इसके लिए उन्होंने कई तरीके की कोशिशें करी। पहले उन्होंने कन्वेंशनल वॉरफेयर किया, लेकिन जब उनको ये बात समझ में आई कि उनकी फौज भारतीय सेना के सामने कन्वेंशनल वॉरफेयर में टिक नहीं सकती है तो उन्होंने प्रॉक्सी वॉर छेड़ दिया। और इस प्रॉक्सी वॉर के प्रोसेस में उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज करना शुरू करी। अब यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो इसमें अलग अलग वक्त पर भारत के अलग अलग हिस्सों में हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज के बाद की सिचुएशंस को फोटोग्राफ किया गया है। जैसे कि किसी मार्केट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, जैसे कि किसी ट्रेन के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, या फिर सीआरपीएफ या आर्मी के किसी कॉन्वॉय के ऊपर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का यूज करके एक्सप्लोजन कर देना। सबसे पहले तो इन आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर टेररिज्म किया, लेकिन वहां पर भी भारतीय सेना ने इस तरह के टेररिस्ट्स को सीक एंड डिस्ट्रॉय यानी कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तो फिर पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये बन गया कि अब जबकि वो भारतीय सेना से लड़ नहीं पा रहे, पहले तो सीधे सीधे नहीं लड़ पाए कन्वेंशनल वॉरफेयर में, और उसके बाद में जब प्रॉक्सी वॉर उन्होंने शुरू किया इंडियन आर्मी के अगेंस्ट, वहां पर भी उनको फेलियर का सामना करना पड़ा। 90s के डिकेड की मैं बात कर रहा हूं। तो फिर इन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई और इन्होंने कहा कि अब हम सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे, सिविलियंस के मोराल को डाउन करेंगे, कमजोर करेंगे और भारत की सरकार को उनके घुटने पर लेके आएंगे। और इसी प्रोसेस में उन्होंने अलग अलग जगह पे कई टेररिस्ट अटैक्स करने शुरू किए जो ज़्यादातर एक्सप्लोजन्स होते थे। किसी ट्रेन के अंदर बॉम्ब प्लांट कर दिया, किसी मार्केट के अंदर बॉम्ब प्लांट कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी कॉन्वॉय के अंदर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का यूज़ करके एक्सप्लोजन कर दिया। लेकिन 2008 तक आते आते सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स को ये समझ में आ गया था कि अलग अलग जगह पर इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स करने के बाद भी ये लोग भारत की जनता का मोरल डाउन नहीं कर पा रहे, ना ही भारत की सरकार घुटने पे आ पा रही है। और तब इन्होंने कुछ बहुत बड़ा करने की सोची और उसके लिए इन्होंने चुना हमारी कमर्शियल कैपिटल, हमारी कंट्री की कमर्शियल कैपिटल जो कि मुंबई है। और मुंबई के अंदर बहुत ही खास तरीके से ट्रेन करके कुछ आतंकवादियों को भेजा। देखिए, मैं आतंकवादियों की ट्रेनिंग के बारे में आपको कुछ बता दूं कि आतंकवादियों की ट्रेनिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली एंड सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है। इस तरह की ज़्यादातर ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड प्रोफेशनल्स या इवन एक्टिव पर्सनल्स के अंडर में भी की जाती है। इसमें दौरे आम होता है, इसमें दौरे ख़ास होता है। दौरे आम में बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, दौरे ख़ास के अंदर एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, और इनमें से कुछ को चुना जाता है और उनको कमांडो लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाती है। सारे इन्फेंट्री के वेपन्स चलाना उनको आते हैं, सारे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के साथ में उनको ऑपरेट करना आता है, ग्रेनेड्स लॉन्च करना आते हैं, और फिजिकली और मेंटली भी उनको काफ़ी रॉबस्ट बनाया जाता है। और इन सब से बढ़कर उनको रेडिकली इंडोक्ट्राइंड किया जाता है, यानी कि उनके दिमाग में धार्मिक कट्टरपन को भरा जाता है और ये बताया जाता है कि भारत के लोग उनके दुश्मन हैं और उनको मारने में कोई हर्ज नहीं है। जिसको हम कहते हैं ना कि पाप पड़ेगा किसी को मारने से, ऐसा कुछ है ही नहीं उनके दिमाग में। इनफैक्ट उनके दिमाग में ये फीड किया जाता है कि अगर आप भारत के लोगों को मारोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, जिसको वो लोग सवाब कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ में इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग तो होती ही होती है, साथ ही साथ इनकी रेडिकल ट्रेनिंग भी होती है। एक कट्टरपन इनके दिमाग के अंदर भरा जाता है। इसी तरह से दौरे आम, दौरे खास और उसके बाद में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद में कुछ आतंकवादियों को चुना गया
और इन आतंकवादियों को चुना गया कि ये जाएंगे कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर, और कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर जाके ये एक ऐसा टेररिस्ट अटैक करेंगे जिससे कि पूरा भारत और पूरी दुनिया दहल जाए। दोस्तों, इस टेररिस्ट अटैक के अंदर एक नई चीज जो देखने को मिली थी कि जो टेररिस्ट थे उनका खास टारगेट इंडियंस तो थे, देखिए जो सामने आया उसको उन्होंने हिट किया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली कि इन टेररिस्ट्स का इन अटैक्स के दौरान खास टारगेट थे फॉरेन नेशनल्स। अनफॉर्चुनेटली लगभग 175 हमारे जो सिविलियंस थे इन अटैक्स के अंदर मारे गए थे, और इनमें से 25 से 30 फॉरेन नेशनल्स थे। तो ये यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इनका ऑब्जेक्टिव था कि भारत में जो टूरिज्म है, भारत में जो फॉरेनर्स आते हैं, इन फॉरेन नेशनल्स को टारगेट किया जाए और टूरिज्म को भारत में डिस्ट्रॉय किया जाए। भारत की इमेज एक ऐसी बनाई जाए पूरी दुनिया के सामने कि भारत सेफ नहीं है, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दूसरे देश के लोग भारत आने से डरे। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस तरह की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ये लोग मुंबई की तरफ रवाना होते, वो भी बड़े अनकन्वेंशनल वे में। यानी कि अब तक जितने भी टेररिस्ट आते थे भारत के अंदर वो कहीं ना कहीं ज़मीनी रास्ते से आते थे, लेकिन इन्होंने एक नया रास्ता चुना, और ये रास्ता चुना इन्होंने समुद्र का, जहां पर उनको इस बात का विश्वास था कि उनका डिटेक्शन इजीली नहीं हो पाएगा। और उनका प्लानिंग ये था कि जैसे ही इंडियन इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर्स के अंदर वो पहुंचेंगे तो किसी छोटे मोटे इंडियन वेसल को, क्योंकि इन टेररिस्ट्स के पास में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, तो अपने वेपन्स और अपनी ट्रेनिंग के दम पे किसी इंडियन वेसल को ये कब्जा कर लेंगे, और उसी इंडियन वेसल के मदद से ये इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर के अंदर पहुंच के आगे बढ़ेंगे और मुंबई के कोस्ट तक पहुंचेंगे, और वहां जाकर फिर ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। ये इनका प्लान था और इन्होंने इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया। एक छोटे से इंडियन वेसल को इन्होंने ऑक्यूपाई किया, कैप्चर किया। पहले तो उसके क्रू की मदद से बिल्कुल सेल करके वहां तक पहुंच गए जो आज के मुंबई में कुलाबा के कुछ कोस्टल इलाके हैं, और वहां पे पहुंचने से पहले जितना भी इंडियन क्रू उस छोटे से वेसल के ऊपर था उन सबको बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया। और उसके बाद ये स्टेप डाउन करते हैं शोर पे, और शोर पे कोलाबा की जो झुग्गी बस्तियां होती वहां से आगे बढ़ना शुरू करते। कुछ मछुआरे थे जिन्होंने इनको स्पॉट भी किया था और इनसे पूछा भी था कि आप लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो इन्होंने बहुत रूडली उन मछुआरों को ये कहा था, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो और हटो यहाँ से। उन्होंने उन मछुआरों को क्यों नहीं मारा? वो उनको गोली से मार सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वहीं पे वो फायरिंग कर देते तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो वो देना चाहते थे, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वहीं लूज हो जाता। वो चाहते थे कि पहले वो ऐसी जगहों पे जाए जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो, और फिर इनडिस्क्रिमिनेटली उन भीड़ भरे इलाकों में जाके वो सिविलियंस को टारगेट करे और उनकी किलिंग्स करे, जिससे नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इनडॉक्ट्राइंड टेररिस्ट्स थे, तो इनको मरने का कोई डर नहीं था। इनफैक्ट इनको तो ये बताया गया था कि अगर आप ये काम करके मर भी जाओगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। और इसीलिए इनका प्लान था कि दे वर नॉट गोइंग देयर टू रिटर्न बैक, वो वापस आने के लिए जा ही नहीं रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य था, मारो जितने मार सकते हो खुद के मरने से पहले। उनको पता था कि कोई ना कोई पॉइंट आएगा जब उनको भी गोली लगेगी और वो भी मारे जा सकते, लेकिन उनको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बिकॉज दे स्ट्रांगली बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। और इस तरह के काम करने के बाद में उनका ये यकीन था कि उनको जो लाइफ मिलेगी आफ्टर डेथ वो इस लाइफ से तो बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसी ऑब्जेक्टिव से ये जाते हैं और कुछ अलग अलग लोकेशंस को चूज करते हैं। ये 10 लोगों की टीम थी जो अपने आप को डिवाइड कर लेती है और पूरे शहर के अंदर फैल जाती है, और कुछ खास लोकेशंस जहां पे उनको यकीन था कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, एलीट लोग रहते हैं, वहां पर जाकर वो अटैक करेंगे। कुछ खास लोकेशंस जैसे कि एक तो ताज होटल है जहां पे सबसे ज़्यादा एक्शन हुआ था, ओबराय होटल, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस, और साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे कि लियोपोल्ड कैफे नाम का एक कैफे इन्होंने चूज किया था। इनफैक्ट सबसे शुरुआती हमला वहीं पे हुआ था। लियोपोल्ड कैफे एक ऐसी जगह थी जो कि एक बहुत ही हॉट और हैपनिंग प्लेस है मुंबई के अंदर, साउथ मुंबई के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स भी आते हैं शाम बिताने के लिए। तो इसीलिए उसको भी टारगेट किया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरेन नेशनल्स को इसीलिए ज़्यादा टारगेट वो कर रहे थे ताकि देश विदेश में लोग भारत आने से डरें।
और देखते ही देखते जैसे ये लोग स्प्लिट हुए अलग अलग इलाकों में मुंबई में, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया बिना देर किए। किसी भी जगह पे घुसना, ओपन फायर करना शुरू कर देना लोगों के ऊपर। ग्रेनेड्स कई जगह इन्होंने एक्सप्लोड किए। ताज होटल के अंदर घुस के इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली लॉबी के अंदर बैठे हुए लोगों को मारना शुरू किया। अब जब ये सारी चीजें शुरू हुई तो एकदम से मुंबई के अंदर जो अथॉरिटीज थी उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उन्हें लगा कि क्या ये शायद कोई गैंग वॉर है, कि आपस में कोई गैंग्स हैं अंडरवर्ल्ड के, वो आपस में लड़ लिए। लेकिन जब ग्रेजुअली धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आ रही थी किस तरह के वेपन्स वो कैरी कर रहे हैं, किस तरह से वो फायर कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर, दे आर किलिंग सिविलियंस, तो जल्दी ही कंक्लूड हो गया था कि ये कोई गैंग वॉर नहीं है अंडरवर्ल्ड के ग्रुप्स के बीच में, बल्कि ये एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक है। और ये अटैकर्स अपने पास में बहुत बड़े बड़े बैग्स कैरी कर रहे थे। इनके हाथ में ज्यादातर AK-47 कलाशनिकोव राइफल जिसको कहते वो रही थी। और जो बहुत बड़े बड़े बैग्स, ये जिसको हम रक्सैक्स कहते हैं, इतने बड़े बड़े रक्सैक्स ये जो कैरी कर रहे थे, इन रक्सैक्स के अंदर था क्या? मैक्सिमम इन रक्सैक्स के अंदर भरा हुआ था एम्यूनिशन, क्योंकि आर्म्स उनके हाथ में थे, लेकिन लंबी लड़ाई करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एम्यूनिशन चाहिए था, गोला बारूद चाहिए था, वही उनके रक्सैक्स के अंदर भरा हुआ था। तो एक एक इंडिविजुअल टेररिस्ट अपने साथ में बड़े बड़े रक्सैक कैरी किए हुए था, कम से कम 1 या 2 गन कैरी किए हुए था, और गन्स में भी उनके पास पिस्टल्स भी थी, और जिसको हम कहते हैं असॉल्ट राइफल्स भी थी। और इस तरह से ये अलग अलग इलाकों में फैल के इस तरह का एक्शन करने लग गए। जब इस बात का रियलाइजेशन अथॉरिटीज को हुआ, इस तरह का एक्शन कोई टेररिस्ट अटैक है, ये कोई गैंग वॉर नहीं है, तो अब क्या किया जाए? पुलिस इतनी इक्विप्ड होती नहीं। देखिए, पुलिस सिविलियंस को कंट्रोल करने के लिए होती, और हमारे देश के अंदर क्योंकि आर्म्स एक्ट लागू है तो सिविलियंस वेपन नहीं रख सकते, और जो वेपन रखते भी है तो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के लाइसेंस हमारे यहाँ नहीं मिलते। इसीलिए पुलिस के पास भी सिविलियंस को कंट्रोल करने के खातिर कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं होते। और इसीलिए मुंबई पुलिस लड़ तो रही थी, जहां जहां पर भी वो कुछ कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन वो कंप्लीटली अनइक्विप्ड थे, और कंप्लीटली अनइक्विप्ड होने की वजह से वो इन टेररिस्ट्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे थे, इनको किलिंग करने से रोक नहीं पा रहे थे। इमीडिएटली अथॉरिटीज ने एक्शन लेते हुए, ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये है मार्कोस कमांडोज का, जिन्हें मरीन कमांडोज भी कहा जाता है, क्योंकि मुंबई के पास में इनका बेस स्टेशन है, और यही वो लोग थे जो उस तरह के वेपन्स को कैरी करते थे, या उस तरह के वेपन्स से लड़ने वालों को जवाब दे सकते थे। और इसीलिए इमीडिएटली इन्हें बुलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन एक्शन सीन्स में सबसे पहले इन टेररिस्ट्स को काउंटर करने के लिए मार्कोस आए थे। ओबराय होटल और ताज होटल दोनों ही जगह मार्कोस ने कमान संभाली थी। भाई, जब तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG की टीम्स नहीं आ गई थी, तब तक मार्कोस ने ही इन टेररिस्ट्स को कंट्रोल करके रखा था। और मैं आपको बता दूं कि मार्कोस का आना बहुत डिसाइसिव साबित हुआ, क्योंकि मैक्सिमम किलिंग जो इन टेररिस्ट्स ने करी थी वो मार्कोस के आने के पहले करी थी। जैसे ही खास तौर पे ताज होटल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही ताज होटल के अंदर मार्कोस आए, देखिए एकदम से ताज होटल के अंदर मार्कोस घुस के इन टेररिस्ट्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि टेररिस्ट कम नंबर्स में थे, घुल मिल गए थे, छुप गए थे। लेकिन मार्कोस ने इंश्योर किया कि अब तक जितनी फेटल कैजुअलिटीज हो चुकी है सो ठीक है, लेकिन अब उनका टास्क ये था कि इससे आगे कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी गेस्ट होटल के अंदर अलग अलग कमरों में फंस चुके हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। और उसके बाद उनका प्लान था कि फिर दे विल टेक ऑन द टेररिस्ट्स। अब यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इनके सामने। क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर गेस्ट है, या उस कमरे के अंदर टेररिस्ट है, पता नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि कोई कमरा ऐसा हो जिसके अंदर कोई गेस्ट हो जिसको टेररिस्ट ने होस्टेज बना के रखा हुआ हो, और ऐसे में चीजें और खराब हो जाती है, क्योंकि अगर कोई कमांडो होटल रूम में घुसता भी है तो एकदम से उसको बहुत सारे इंडिविजुअल्स दिखाई देते हैं, और बहुत कम समय मिलता है ये डिसीजन मेकिंग करने का कि इनमें से कौन टेररिस्ट है और इनमें से कौन गेस्ट है, और इतने स्प्लिट सेकंड में ये डिसीजन लेके सही टारगेट के ऊपर शूट करना। बिकॉज जो टेररिस्ट है उसको सब पता है कि वो जानता है कि मैं टेररिस्ट हूं, वो जानता है कि मैंने एक होस्टेज लेके रखा है। नाउ ही नोज
कि जो अंदर आएगा वो मेरा दुश्मन ही है, तो उसके सामने कोई डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो देखते से ही शूट करेगा। लेकिन एक फौजी को, जो एक मार्कोस कमांडो वहां पे जा रहा था, मार्कोस कमांडो जो है कोलेटरल डैमेज करते हुए नहीं शूट कर सकता था, कि मार्कोस कमांडो के लिए बहुत आसान था कि वो कमरे के अंदर घुस जाते और पिन निकालते, ग्रेनेड लॉप कर देते अंदर, ग्रेनेड ब्लास्ट होता, अंदर जितने भी लोग होते मारे जाते। लेकिन उसमें गेस्ट भी मारे जाते होटल के। और यही भारतीय सेनाओं की, भारतीय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की खासियत है कि हम कभी भी कोलेटरल डैमेज को नहीं होने देते। तो मार्कोस अपना काम कर रहा था, इसी बीच नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को ये कॉल जाता है, क्योंकि इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज से डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पास ही होती है। और इसीलिए मानेसर से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक टीम को रवाना किया गया। ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को सक्सेसफुली अंजाम देना। जैसे ही एनएसजी की टीम्स आती, देखिए ये अर्बन वॉरफेयर है। ये अर्बन वॉरफेयर एक ऐसा वॉरफेयर होता है जहां पे बिल्डिंग्स में लड़ाई होती है, जहां पे टेररिस्ट छुपे होते हैं या आपका दुश्मन अर्बन एरिया के अंदर फैल जाता है, छुप जाता है, और उससे डील करना, उससे लड़ाई करना, ये बहुत मुश्किल और स्पेशलाइज्ड काम होता है जिसमें एनएसजी माहिर होते हैं। फिर एनएसजी की टीम्स आती है, और जैसी एनएसजी की टीम्स आती है, एनएसजी की टीम्स मार्कोस को रिलीव करती, खासतौर पे ताज होटल के अंदर। बाय द टाइम ओबराय होटल के अंदर मार्कोस ने अपना काम सक्सेसफुली अंजाम दे दिया था। बहुत सारे गेस्ट्स को, बहुत सारे टूरिस्ट्स को उन्होंने सक्सेसफुली बचा लिया था और एस्केप करवा के सुरक्षित जगहों पे भेज दिया था। और उसके बाद एनएसजी की टीम अपना काम करना शुरू करती। डिफिकल्टी एनएसजी के सामने भी उतनी ही थी जितनी कि मार्कोस के सामने थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ताज होटल के अंदर कि उसका कोई प्रॉपर नक्शा नहीं था। कोई ऐसा नक्शा नहीं था जिस नक्शे को देखकर एक एक चप्पे चप्पे के बारे में एक्यूरेटली एनएसजी की टीम को पता चल सके और वो अपने ऑपरेशन को प्लान कर सके। एक बहुत रफ स्केच था उनके पास में ताज होटल का और दूसरी जगहों का, जहां पर अब उनको ग्रेजुअली अपने ऑपरेशन को अंजाम देना था। लेकिन उन्होंने काम शुरू किया। ऑब्जेक्टिव था एक एक फ्लोर तक जाना। पहले एक फ्लोर को जाना, एक एक फ्लोर के एक एक रूम में जाना, एक एक रूम में जाके ये मॉनिटर, ये देखना कि क्या उसमें गेस्ट है, क्या उसमें टेररिस्ट है, या टेररिस्ट ने कोई गेस्ट को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, और अगर ऐसा है तो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना, हॉस्टेज को सेव करके या उनको बचा के लेके आना। और इस तरह से ग्रेजुअली उन्होंने रूम बाय रूम होस्टेजेस को या फिर जो वहां पे गेस्ट फंसे हुए थे उनको निकालना शुरू किया। और यहीं पर टेररिस्ट से उनका सीधा कांटेक्ट होता है और गन फायर एक्सचेंज होता है, जब वो फ्लोर आफ्टर फ्लोर क्लियर करना शुरू कर देते हैं। नरीमन हाउस का ये फोटोग्राफ है जहां पर बिल्डिंग के अंदर टेररिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को होस्टेज बना के रखा हुआ था। वहां पर अनकन्वेंशनल तरीके से हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होकर, स्लिदरिंग जिसको कहते हैं, स्लिदरिंग करके ये लोग टेरेस पे उतरे थे नरीमन हाउस की। और वहां पर ऊपर से, अगर आपने उस समय के कुछ फुटेजेस देखे हो तो कुछ कमांडोज ने ऊपर से खिड़की के नीचे अपने गन के बैरल को डालकर भी शूट किया था टेररिस्ट्स को। तो इस तरह से हर मुमकिन जो कोशिश हो सकती थी टेररिस्ट्स तक पहुंचने की और उनको न्यूट्रलाइज करने की, वो करना शुरू किया। लेकिन मैं एक चीज़ वापस आपको बताना चाहूँगा कि भले ही इस ऑपरेशन में 36 घंटे लग गए, माफ़ कीजिएगा 72 घंटे लग गए थे इस ऑपरेशन को पूरा होने में, लेकिन जब से मार्कोस और एनएसजी ने कमान संभाली थी, जो सिविलियन कैजुअलिटी थी वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। अगर हुई होगी तो इक्की दुक्की कोई हुई होगी, जिसको किसी टेररिस्ट ने पहले से होस्टेज बना के रखा हुआ होगा, उन्हें मार दिया होगा। लेकिन अदरवाइज जो नई सिविलियन कैजुअलिटीज थी उसको इन्होंने पूरी तरह से रोक दिया था। और यही ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की सबसे बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि टेररिस्ट तो देर सवेर मार ही दिए जाते, लेकिन ये जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस की जान बचाई जाए। और उसको करने में एनएसजी और मार्कोस दोनों ही पूरी तरह से कामयाब रहे थे। जब से वो आए थे तब से सिविलियंस की कैजुअलिटी को रोक दिया था उन्होंने। एनएसजी की ट्रेनिंग, ऑब्वियसली देखिए मैंने आपको बताया कि आतंकवादियों की बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, बट देयर आर नो वेयर नियर द एनएसजी। या इंडिया की जो दूसरी स्पेशल फोर्सेज होती है, मार्कोस की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मार्कोस और आतंकवादियों का तो कोई मैच ही नहीं है। एनएसजी की ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त होती है और एनएसजी के सामने आतंकवादी कहीं कुछ लगते नहीं, भले ही चाहे वो कितने भी दौरे आम या दौरे खास की ट्रेनिंग करके आए हों।
सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, एक सही कॉज के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो मॉरल स्ट्रेंथ होती है हमारी फोर्सेस के अंदर, पाकिस्तान या उनके टेररिस्ट कभी उसको मैच ही नहीं कर सकते, क्योंकि समवेयर इन देयर हार्ट दे नो कि वो गलत कर रहे हैं। उसकी एक अलग ही कमजोरी उनके अंदर होती है, और देखते देखते एनएसजी ने पूरी तरह से इन टेररिस्ट्स को डोमिनेट कर दिया। इस फोटोग्राफ के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं, लेकिन देखना चाहिए सभी लोगों को, खास तौर पे अगर कोई टेररिस्ट मेंटालिटी का है तो उसको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या हाल किया था टेररिस्ट्स का। वो टेररिस्ट जो ये सोच के आए थे कि हम यहाँ पे टेररिस्ट ऑपरेशन करेंगे, सिविलियंस को मारेंगे और शायद बच के निकल भी जाए, भीड़ में घुल मिल जाए भारत की, या फिर जिस नाव से आए थे उसी नाव से वापस चले जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो ब्रूटली मारे गए। एक बार जब एनएसजी ने फ्लोर आफ्टर फ्लोर क्लियर करना शुरू किया तो टेररिस्ट से, जैसे कि मैंने कहा, कि उनका कांटेक्ट होना शुरू हुआ, और जब भी उनका टेररिस्ट से कांटेक्ट हुआ, मात हमेशा टेररिस्ट्स ने ही खाई, और देखते ही देखते उनकी लाशें एक के बाद एक बिखरने लग गई। लेकिन हर सक्सेसफुल ऑपरेशन की कुछ बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। यहाँ पर भी मैं दो ऐसे नामों का जिक्र करूँगा जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिनमें से एक है कांस्टेबल तुकाराम ओमले, जिन्होंने आतंकवादी अजमल कसाब की AK-47 के राइफल के बैरल को अपनी बॉडी के ऊपर ले लिया, और उसने जितनी भी गोलियां थी इनके ऊपर दाग दी। इनकी तो डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने उस बैरल को जो हैंडल करके रखा और उसको छूटने नहीं दिया। भले इनको गोलियां लग रही थी एक के बाद एक, लेकिन उन्होंने उस बैरल को नहीं छूटने दिया। अगर वो बैरल उस समय उनके हाथ से छूट जाता तो वो टेररिस्ट आसपास मौजूद और भी पुलिस वालों की हत्या कर सकता था, लेकिन उन्होंने उस बैरल को मजबूती से पकड़े रखा, सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली, और तभी वो टेररिस्ट पकड़ाया गया। और वो टेररिस्ट का जिंदा पकड़े जाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि वो एक्सपोज हो गया। अजमल कसाब पाकिस्तान का है, कहाँ किस गांव से बिलोंग करता है, क्या उसके पेरेंट्स का नाम है, क्या उसके पेरेंट्स करते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई पूरी दुनिया के सामने। भारत तो जानता ही था कि ये काम करवाने वाला कौन हो सकता है, लेकिन ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ, और उसमें इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। अनफॉर्चुनेटली इसकी कॉस्ट उनको अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ जो फोटोग्राफ देख रहे हो वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने एक फ्लोर पे टेररिस्ट को इस तरह से एंगेज करके रखा कि वो टेररिस्ट उस फ्लोर से फंस गए, वो निकल नहीं पाए वहां से। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को कोई तरह की कोई फेटल या नॉन फेटल कैजुअलिटी ना हो, इसीलिए अपने साथियों को नीचे के फ्लोर पे रोके रखा। दोस्तों, ये होती ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ये होती मिलिट्री लीडरशिप लाइक क्वालिटी, कि उन्होंने इतने बड़े खतरा सामने होने के बावजूद भी इस बात के ऊपर गौर किया, इस बात के ऊपर जोर दिया कि मेरे साथियों को नुकसान न होने पाए, वो मेरे एसेट्स है, और ये जो सिचुएशन है इससे मैं खुद डील करूंगा और मैक्सिमम नुकसान पहुंचा दूंगा आतंकवादियों को, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने फायरिंग करके आतंकवादियों को कॉर्नर कर दिया, वो वहां से जा नहीं पाएंगे कहीं पे। लेकिन वो चाहते थे कि इससे पहले कि बाकी की टीम उनकी आए, तब तक आतंकवादियों को या तो बुरी तरह से घायल कर दिया जाए या मार डाला जाए, जिससे कि फिर फर्दर वो और कोई कैजुअलिटी ना कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली इस काम को तो उन्होंने सक्सेसफुली किया, पर इसमें उनको वीर गति प्राप्त हुई, और उनको मरणोपरांत, जिसको हम कहते हैं शांति के समय के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो था अशोक चक्र। ना सिर्फ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन या फिर कांस्टेबल तुकाराम ओमले, बल्कि वो सारे पुलिसकर्मी और फौजी जिन्होंने किसी न किसी तरीका बलिदान दिया इस ऑपरेशन के अंदर, हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। और ये ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो उन आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के ऊपर भी, के मुंह पर भी एक करारा तमाचा था कि अगर तुम चाहे जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी कर लो, चाहे जिस भी कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल तरीके से टेररिस्ट्स को भेज दो, ना हमारे सिविलियन डरने वाले हैं, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तो बात ही अलग है, वो आपको हमेशा मुंह तोड़ जवाब ही देंगे। जय हिंद।